हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और जैसे कि आप जानते हैं, अपनी हिस्ट्री की जो क्लासेज है वो कंटिन्यू आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। और इसी कड़ी में आगे आज हम लेके आए हैं महाजनपदों के युग के बारे में पार्ट थर्ड। और इसी के साथ महाजनपदों का जो ये युग है वो समाप्त हो जाएगा। फिर थर्ड यूनिट में जो आगे चैप्टर है उस पर जाएंगे। तो कंटिन्यू है, तो क्लास को अच्छे से देखें, इसके नोट्स बनाएं एंड आप शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो 16 महाजनपद थे उसमें मोस्ट ऑफ जो हैं वो थे राजतंत्र, लेकिन कुछ ऐसे भी वहाँ पर जनपद थे जो गण राज्य की श्रेणी में आते थे, यानी गण राज्य, गण संघ। ओके, तो आज हमें यही देखना है कि जो गण संघ थे या गण राज्य थे वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था, शासन व्यवस्था किस प्रकार की चलती थी, और फिर इसके बाद उसकी गणराज्य का पतन किस प्रकार हुआ वो भी हम देखने वाले। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ईसा की 6वीं शताब्दी में भारत में उस समय कुछ गणराज्य मौजूद थे, जैसे वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल, शाक्यों के ये प्रसिद्ध गणराज्य थे। और इन गणराज्यों की जो शासन प्रणाली थी वो लगभग आज के समय की मिलती जुलती शासन प्रणाली भी अभी व्यक्त होती है। अब इसमें क्या था, इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो भी किसी, जैसे मान लीजिए मल है, ठीक है, तो मल का जो अगर गण है तो इसका गण का जो प्रमुख बनता था, जिसके मान लीजिए राष्ट्रपति भी कहा जा सकता था या राजा, तो वो जनता के द्वारा चुना जाता था। इस प्रकार से इसमें वंश परंपरागत राजा नहीं हुआ करते थे। इसमें वंश परंपरागत राजा नहीं, जैसे राजतंत्र में तो राजा होता है जो वंश के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें वो नहीं होता था। इसमें एक्चुअली क्या होता था कि जो शक्ति है वह जनता के पास होती थी। शक्ति का रूप है वह जनता हुआ करती थी और जनता के द्वारा ही, क्योंकि गण है, गण राज्य यानी लोगों का राज्य, तो इस प्रकार से यहाँ पर गण राज्य में शक्ति का जो स्रोत है वो जनता हुआ करती थी। और बात करें कि कौटिल्य ने बहुत ही एक अच्छी लाइन करी थी। कौटिल्य जो आपको पता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि इस गणराज्य में हर व्यक्ति अपने को राजा समझता था। क्या कहा गया? गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा समझता था। गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राजा मानते थे, राजा मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज खुद कौटिल्य ने महसूस की थी, इसलिए लिखी थी। इसके अलावा आप देखा जाए तो इस गण राज्यों में हर व्यक्ति जो इस गण में रहता था, यानी इस गण राज्य में रहता था, न छोटा न बड़ा, सभी इक्वली माने जाते थे और सभी समान हुआ करते थे। और इसके अलावा शासन और सरकार चलाने के लिए, फिर इसमें शासन और सरकार चलाने के लिए अगर देखा जाए, शासन एवं सरकार चलाने के लिए आज की तरह योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था, चुनाव किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेसिकली, अब हम सीधा सा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस शासन प्रणाली में किस प्रकार से शासन होते थे, कौन से प्रमुख पद होते थे। देखिए, पहले हम बात करें कि इन गणराज्यों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पहला जो पद होता था वो होता था राष्ट्रपति। क्या होता था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम यहाँ पर राजा भी कह सकते हैं और गणपति भी नाम आता है, तो इसलिए आप इसको जिस रूप में याद रखें वैसे रख सकते हैं। मोस्ट वहाँ पे इसको राष्ट्रपति न कहकर गणपति कहा जाता था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो यहाँ पे जो गण होते थे, गण यानी जो इलाका या जो एक राज्य, तो उस गण का जो प्रमुख होता था उसे गणपति कहा जाता था, ठीक है ना। या हम बात करें कि संघ, ये एक संघ भी था, तो संघ का मुखिया भी कहा जाता था, या मुख्य संघ का अधिकारी, जैसे कौन है तो मुख्य संघ अधिकारी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो गणपति है इनका चुनाव किस प्रकार होता था। गणपति का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? जनता के द्वारा के। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया भी दिया है। इसके अलावा जब इसका चुनाव होता था उसे कभी कभार राजा भी कहा जाता था, गणपति भी कहा जाता।
अगर मैं आपको एक बताऊं, शाक्य का जो गणपद है, शाक्य शाक्य जो गणपद था उसमें, ठीक है ना, या गणराज्य हम कह सकते हैं, इस गणराज्य के जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे या जिसको गणपति सुना गया था शाक्य का, वो थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। और शुद्धोधन आप जानते हैं, शाक्य गणपति के जो प्रमुख गणपति थे शुद्धोधन, ये महात्मा बुद्ध के पिता थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता, बुद्ध के पिता। और ये गणपति थे, इन्हें ज्यादातर अगर कहा जाए तो राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा भी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर देखा जाए तो एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिच्छवियों का जो गणराज्य था, लिच्छविया, लिच्छवियों के गण में सेटक, जो वहां का प्रमुख था, सेटक की बात करें तो सेटक यहाँ का प्रमुख था, यानी गणपति। ठीक है, तो गणपति यानी यहाँ का गण जो सेटक था, जिसको गणपति है, इसका उल्लेख पुराणों में राजा के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ की शासन व्यवस्था में पहला जो प्रमुख पद है उसके बारे में बताया, और ये भी जनता के द्वारा सुना जाता था। अब देखो बात करते हैं दूसरा, कि इसके बाद शासन संचालन के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद हुआ करती थी। और ये अगर यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट देखा जाए तो जो मंत्री परिषद आज के जैसा ही इसका कार्य होता था, यानी परिषद गणपति को शासन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। यह गणपति को शासन संचालन में सहायता देती थी। ठीक है ना, जैसे वर्तमान की जो मंत्री परिषद मान लीजिए, जस्ट लाइक ऐसे था। अब यहाँ पर एक्चुअल में इस मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे वे शासक वर्ग के होते थे, यानी टॉप वरीयता के अधिकारी। शासक वर्ग, शासक वर्ग, शासक या शासक वर्ग के लोग ही क्या होते थे? यहाँ पर इस मंत्री परिषद के सदस्य होते थे। ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्य होना भी उस एक रॉयल फैमिली, मतलब मान लीजिए रॉयल कैटेगरी के थे, उन्हीं को यहाँ पर बनाया जाता था। और इस प्रकार से सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे वे एक महत्वपूर्ण कार्य करते थे, इसलिए कह सकते हैं ये एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। यह सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था हुआ करती थी। ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इनमें जो सदस्यों की संख्या की बात करें कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे, तो सामान्यतः 9 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? सामान्यतः, ठीक है ना, सामान्यतः 9 सदस्य होते थे मंत्री परिषद में। ठीक है, और ये किसके काम में सहयोग करती थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे बात करते हैं परिषद। परिषद, देखिए परिषद की बात करें तो परिषद का मतलब है कि जो गणपति, मतलब मान लीजिए जैसे संसद होती है ना, संसद, तो संसद आज उस समय उसको परिषद कहा जाता था। तो जो गणपति है और मंत्री परिषद के जो मंत्री है वो परिषद के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए गणपति एवं जो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, यहाँ पर इस परिषद का नाम दिया है परिषद, उस समय उसे परिषद कहा जाता। ठीक है ना, जैसे संसद, इस प्रकार से परिषद। अब यहाँ पर अगर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि परिषद गणराज्य की मुख्य संस्था हुआ करती थी। ठीक है ना, मुख्य संस्था हुआ करती थी। इसके बारे में यहीं पे लिख देता हूं, गणराज्य की मुख्य संस्था हुआ करती थी। ठीक है ना, इसलिए
इसे परिषद कहते थे। क्या कहते थे? परिषद। ठीक है, समझ में आ गया। संस्था थी परिषद कहते थे और इसलिए इसका नाम परिषद है यहाँ पर। अब देखिए आगे इसके ये ध्यान रखा जाए तो परिषद के जो सदस्य होते थे उनका भी निर्वाचन होता था। मतलब मान लीजिए संसद के जो सदस्य हैं वो कैसे बनते, निर्वाचन थे। तो परिषद के सदस्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता था। क्या होता था? निर्वाचन होता था, यानी ये भी निर्वाचित होते थे। और इसके अलावा परिषद के प्रतिनिधि, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो परिषद के जो निर्वाचन होके कौन क्या बनते थे? प्रतिनिधि बनते थे। क्या बनते थे? प्रतिनिधि। ठीक है, तो प्रतिनिधि यानी ये प्रमुख संस्था के प्रतिनिधि थे। तो प्रतिनिधि को राजा भी कहा जाता है। प्रतिनिधि को प्रतिनिधि राजा भी कहलाते थे। राजा भी कहलाते थे। इस प्रकार से यानी ये परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी। अब देखो इसके अलावा इसके अंतर्गत मैं आपको अगर एक जरूरी बताऊं तो इसमें सदस्य संख्या की अगर बात करें तो हर अलग अलग गणराज्य की अलग अलग सदस्य संख्या होती थी, परिषद होती थी, यानी एक संसद होती थी उन गणराज्यों में। लेकिन संसद में कितने सदस्य होंगे कैसे पता लगता था? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या। अगर मैं आपको बताऊं कि लिच्छवी गणराज्य तो था, कौन सा? लिच्छवी। आप थोड़ा याद देख लीजिए। लिच्छवी अगर गणराज्य की मैं बात करूं, ठीक है ना, गणराज्य की बात करूं तो इसके अंदर जो परिषद थी उसमें 700 मेंबर, मतलब 7,700 मेंबर थे। कितने थे? 7,700 सदस्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार से परिषद के अंदर कितने सदस्य होंगे ये कैसे तय होता था? उस राज्य उस गण की जनसंख्या के आधार पर तय होता था कि कितने सदस्य होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये कुछ प्रमुख देख लिए इसमें, इसके आगे जो है उसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप इसको फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिएगा कि ये क्लास बहुत ही खास है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो और होती थी वो थी संस्था। कहने का मतलब है जो संसद है वो कहाँ बैठती थी? तो वो था संस्थागार। क्या था? संस्थागार, यानी संसद के सदस्य। तो अभी मैंने संसद के सदस्य बता दिया, ठीक है ना, जिसको संसद कहा जाता, लेकिन जहाँ बैठती थी उसे संस्थागार कहा जाता था। क्या कहा जाता? संस्थागार कहा जाता था। तो संस्थागार एक प्रकार का भवन हुआ करता था। क्या हुआ जाता? परिषद का, परिषद के बैठक के लिए ये भवन था। ठीक है ना, जैसे हम मान कर संसद के लिए जो पार्लियामेंट होता है उसी प्रकार यह लोकसभा के समान हुआ करती थी। जिस प्रकार से मान लीजिए एक पार्लियामेंट होता है जहां बैठते हैं, तो उसी प्रकार एक भवन हुआ करता था। और इसके अंतर्गत जो बैठते थे इस संस्थागार में, परिषद में कौन कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य, एक तो परिषद के सदस्य, ठीक है ना, यानी संस्थागार में कौन बैठते थे? एक तो परिषद के सदस्य हो गए। इसके अलावा बात करें मंत्री, जो मंत्री परिषद समान अधिकारी थे वो भी यहाँ बैठते थे, तो हम कहेंगे मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य। और इसके अलावा गणपति, जो उस राज्य का जो प्रमुख होता था गणपति, ये एक साथ बैठते थे और वाद विवाद और चर्चा करते थे। वाद विवाद एवं चर्चा। ठीक है, जिस प्रकार से मान लीजिए संसद में कैसे काम होता है वैसे काम इसमें भी होता था। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर पक्ष और विपक्ष हुआ करते थे। पक्ष एवं विपक्ष, और पक्ष वाले मौन रहते थे जब फैसला लिया जाता था और विपक्ष वाले ज्यादा बोलते थे। विपक्ष वाले किसी विषय के विवाद में ज्यादा बोलते थे। जैसे आज के समय की बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते, विवाद होता है, ये इससे जम नहीं करेंगे, हम बाहर निकल जाते हैं, हम इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पे संस्थागार में यानी संसद में कोई काम करने के लिए कोई जैसे मान लीजिए प्रस्ताव पास करना है तो कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम मिनिमम सदस्य होना जरूरी है, जिसे कोरम कहते थे। क्या कहते थे? कोरम। कार्यवाही संचालन हेतु
निश्चित सदस्यों को कोरम कहा जाता था। जैसे वर्तमान में 1/10 होता है, टोटल सदस्य संख्या का 1/10 है तो कार्रवाई होती थी, ठीक है। इसके अलावा वाद विवाद होता था, तो वाद विवाद होता तो फिर कोई भी चीज को मतलब किसी पर क्या कहते हैं फैसला करने के लिए मतदान होता था। क्या होता था? मतदान होता था कि भाई विवाद हो रहा था, ठीक है मतदान करते हो, फाइनल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ जो सदस्य बैठते थे ना, इस सदस्य को बैठाने की जो जिम्मेदारी होती थी वो आसन एक अधिकारी होता था, आसन प्रजापक, आसन प्रजापक, ठीक है। इसके अलावा जैसे पक्ष और विपक्ष को बोलने के लिए या इसके अधिकारी को एकत्रित करने का जो कार्य किया जाता वो सलाह का एक अधिकारी हुआ करता था, सलाह का अग्रापक, ठीक है ना, ये ध्यान है, ग्राहपक। ये इसका काम होता था कि भाई जो बोलने वाले हैं उनके लिए एक निश्चित स्थान तय करना। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमने इसके संसद की कार्रवाई और उसके बैठने की व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब इसके अलावा एक राज्य, एक गणराज्य में और क्या व्यवस्था होती थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको पता है, जैसे आज के समय की बात करें तो पुलिस व्यवस्था हुआ करती थी, तो उस समय भी सेना और पुलिस होती थी। गणराज्य में क्या होती थी? सेना व पुलिस, ठीक है। सेना और पुलिस हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पर अगर बताएं तो गणराज्य की रक्षा के लिए इनका गठन किया जाता था। गणराज्य की रक्षा के लिए इनका गठन होता था और हर, जैसे आज के समय की बात कर लीजिए तो ये व्यवस्था होती है, ठीक है। और सेना का जो संचालन करता था और सेना का जो प्रमुख होता था, सेना प्रमुख, सेना प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे? सेनापति कहते थे। ये तो आप सभी को पता है। तो गणराज्य में सेना का प्रमुख सेनापति कहते थे। और हम बात करें सेनापति और सेनानियों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती थी? तो सेनापति व सेना की नियुक्ति गणराज्य के गणपति द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? गणपति के द्वारा की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें पर्याप्त संख्या में या गणराज्य में होती थी। इसके अलावा संपूर्ण गण प्रजा के युद्ध के समय साथ देती थी। मान लीजिए अचानक युद्ध हो जाए तो पूरी जो गण है वो पूरा गण उस सेना के साथ देता था और कार्य करता था। इसके अलावा नगरों और राजधानियों की व्यवस्था के लिए पुलिस प्रबंध हुआ करता था। नगरों एवं राजधानियों की व्यवस्था के लिए पुलिस प्रबंध हुआ करता था। क्या होता था? पुलिस प्रबंध हुआ करता था, जो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें तो मैंने आपको बता दी और पुलिस का काम क्या होता है, पकड़ना वगैरह करना। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी मेंशन की गई है कि जिस प्रकार वर्तमान समय की बात करें कि जो पुलिस है वो कितने करप्ट पाए जा रहे, तो उस समय का भी वर्णन किया गया कि पुलिस जो है कदाचार कभी भ्रष्टाचार भी करते थे और लोगों से पैसे ऐंठने का कार्य भी करते थे। तो ये इस व्यवस्था में यानी इस समय भी ये पाया जाता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो अधिकारी एवं कर्मचारी, अधिकारी एवं कर्मचारी, ठीक है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो शासन का काम संचालन करने के लिए नागरिकों को एज ए अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रशासन कार्यों के लिए नागरिकों को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अधिकारी जो होते थे वो नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि जैसे आज के समय मान लीजिए तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जो नागरिक है, तो इन्हीं के नियुक्त किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो संस्थागार में काम करने वाले कर्मचारी, जैसे मान लीजिए कौन से अधिकारी होते थे, तो आसन प्रजापक मैंने आपको बता दिया, गणपूरक बता दिया, सलाह अग्रापक बता दिया। इसके अलावा और भी निम्न प्रकार के अधिकारी होते, जैसे महापात्र है, व्यवहारिक है, सूत्रधार है, ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। आगे बात करते हैं, ये सभी सेवक माने जाते थे। क्या माने जाते थे? ये सभी गण
पति या गण राज्य के सेवक माने जाते थे। और सब संकट काल होता था ना, मान लीजिए कि राज्य में संकट काल हो गया तो उस गण के सभी जो लोग हैं वह उस शासन के कार्यों की सेवा करने के लिए तैयार होते थे। जैसे इमरजेंसी होगी तो पूरे देश के नागरिक तैयार होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी था। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे जो जरूरी है वो है न्याय व्यवस्था। यहाँ पे न्याय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। न्याय व्यवस्था के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि न्याय के बारे में देखा जाए तो गण राज्यों में सिंपली न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था, ठीक है ना, यानी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सिस्टमेटिक था। इसके अलावा छोटे छोटे झगड़ों के लिए बात करें कि छोटे मोटे जो झगड़े होते थे इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही सभाएं हुआ करती थी। छोटे झगड़ों के लिए स्थानीय सभाएं होती थी जो इनका निपटारा करती थी। स्थानीय सभाएं हुआ करती थी जो इनका निपटारा करती थी। इसके अलावा वैसे न्यायालय की व्यवस्था भी थी और मतलब न्यायालय थे जो काम करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो गणपति है और मंत्री परिषद है वो भी न्याय का कार्य करती थी। तो इसके अलावा न्याय व्यवस्था थोड़ी मतलब बढ़िया थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो कर व आय, क्योंकि पैसे के बिना तो राज्य चलता ही नहीं है। कर आय व्यवस्था, तो देखिए यहाँ पर भी एक सिंपल सिस्टम है। जिस प्रकार वर्तमान में जीएसटीसी के द्वारा राज्य है वो कलेक्शन करते हैं और यही पैसा जनता के काम में लगाते हैं। तो इस समय भी यही था कि गण राज्य को शासन को संचालन करने के लिए जो गण हैं वह लोगों से कर लेते थे, जैसे कृषि के ऊपर, व्यापार के ऊपर, इस प्रकार से कर लेते थे। और बाकी जैसे मान लीजिए जुर्माना लगाना है तो उन विभिन्न अलग अलग प्रकार से पैसा है वो कलेक्ट किया जाता था और यही पैसा वापस क्या किया जाता था कि मंत्री परिषद है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है या छोटे मोटे सार्वजनिक कार्य करना है तो उस पर वापस खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार से कर व न्याय आय व्यय के ऊपर तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम बात करते हैं प्रशासनिक इकाई या लास्ट में। फिर सीधा सा आ जाएंगे पतन के कारण के ऊपर। देखिए तो समस्त गणराज्य शासन की सुविधा के तौर पे, यानी जैसे आज के समय हम बात करते हैं ना, सबसे निचले स्तर पर ग्राम है तो होते हैं, ग्राम यानी स्थानीय सरकारें होती हैं। फिर स्थानीय यानी गांवों को जिलों में बांटते हैं, जिलों को राज्य में। और मतलब कहने का मतलब है जैसे एक पूरा देश है, एक गण है, ठीक है। तो जैसे भारत है, भारत को फिर पूरे भारत को अलग अलग राज्यों में बांट दिया, राज्यों को जिलों में बांट दिया, जिलों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी गण राज्यों में प्रशासनिक इकाइयों को सुव्यवस्थित रूप में बांट दिया जाता था, ठीक है। शासन सुविधा के लिए, शासन को अच्छे संचालन करने के लिए बात करते हैं कि गण को प्रांतों के बाद जिलों और जिलों के बाद तहसीलों और गांवों में विभाजित किया जाता था। तहसीलों एवं गांवों में विभाजित करते थे। यानी इस प्रकार से विभाजित होता था ताकि सभी अपने अपने स्तर पर काम करें और कई जातियों से मिलाकर एक गण बनता था। जैसे मान लीजिए वज्जी जो गण राज्य था जो मैंने आपको बताया, ये 8 छोटे छोटे गण को मिलाकर एक बड़ा गण हुआ करता था। इस प्रकार से बात देखी जाए तो ये गण में काफी अच्छी सुविधा हुआ करती थी। अब देखिए अगर एक इंपोर्टेंट देखा जाए तो बौद्ध और जैन ग्रंथों के अंतर्गत शासन प्रणाली में राजनीतिक जीवन की पूरी झांकी मिलती है। यानी ये जो ग्रंथ है ना उसमें पूरी तरह से व्यवस्थित बताया गया किस प्रकार से गणराज्य काम करते थे। और अगर बात करें बुद्ध के द्वारा ही ये एक कहा गया है कि वैशाली गणराज्य जो उस समय था वो बहुत ही अच्छा था और खुद महात्मा बुद्ध वहां पर जाते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, ठीक है ना। और महावीर स्वामी ने भी कहा है कि लिच्छवियों का जो गणराज्य वो काफी अच्छा था। तो इस प्रकार से उस समय कुछ गणराज्य थे बहुत ही सुविधाजनक और काफी अच्छे हुआ करते थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इन गणराज्यों का पतन कैसे हुआ उसके बारे में, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, गणराज्यों के पतन के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। गणराज्य समझ गया ना तो सीधा से लिख देता हूं गणराज्य का पतन। गणराज्य का पतन के कारण। तो अब देखिए
हम यहाँ पे एंड तक पॉइंट आ गए, और आप ये बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके लिए जो मेहनत है वो जरूर आपके रंग लाएगी अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अपने मित्रों को भी जरूर ये बताएगा। अब देखिए बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो ये शासन व्यवस्था थी जिसको मैंने आपको बताया था, 6वीं शताब्दी के आसपास आते आते, ठीक है ना, या ये जो गणराज्य है ज्यादा टिके नहीं और मतलब बिखर गए या टूट गए। तो अब बात ये करते हैं कि इनका विभाजन किस प्रकार, क्यों बिखरे या क्यों टूटे। तो देखिए जैसे मैं कुछ पॉइंट तो बताऊं, इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं तो जैसे उस समय राजतंत्र भी थे। तो एक तो राजतंत्र की साम्राज्यवादी लालसा, जैसे मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य जैसे राज्यों ने अपने विस्तारवादी और साम्राज्य नीति के तौर पर इन छोटे छोटे गणराज्यों को और इन गणराज्यों को क्या कर दिया, हड़प लिया। क्या कर दिया, हड़प लिया। जैसे मैं आपको बात करूं तो विशेषकर मगध, वज्जी और कौशल, शाक्य आदि के राजतंत्रों को आपस में तनातनी चलती थी, और लिच्छवियों का जो गणराज्य हुआ करता था ना, ये भी अत्यंत वैभवशाली और संपन्न था। मान लीजिए अगर कोई अच्छा राज्य है गणराज्य, तो उसको लेने की चाहत होती है, लेने की क्या होती है, चाहत होती है। आपको भी पता कुछ चीज अच्छी होती है तो आप सोचते हैं कि ये मेरे पास हो। तो उस समय जो बड़े बड़े राजतंत्र थे उन्होंने इन गणराज्यों को क्या कर दिया, फूट डालकर या कैसे भी करके उनको अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम इसको कुछ पॉइंट के साथ देखते हैं कि भाई किन वजह पर इन गणराज्यों का पतन हुआ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं जो पॉइंट सफिशिएंट हो गया आपके लिए। तो गणराज्यों में आपसी एकता का अभाव था। पहला तो गणराज्यों में आपसी एकता का तो ये बात सही है, ईर्ष्या और द्वेष सही है, क्योंकि ये कभी कहीं ना कहीं जब एकता ही नहीं रहती है तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि गणराज्य जो भी थे उनमें आपस में एकता नहीं थी। ठीक है ना, द्वेष था, मन में द्वेष होता ना कि ये खराबी है वो ऐसे। इसके अलावा संस्थागारों के प्रतिनिधियों का आपसी दलबंदी, संस्थागार यानी जैसे अभी मैंने बात करी थी ना संसद की तरह, संस्थागार के प्रतिनिधि सदस्य जो होते थे, जैसे संसद के सदस्य, ठीक है, तो इन सदस्यों में आपकी दलबंदी थी, गुटबंदी थी। ठीक है ना, सदस्यों में भी दलबंदी। कहने का मतलब है संसद के सदस्य जो गुटबाजी में रहेंगे तो ये काम कैसे चलेगा। और परस्पर सहयोग और विश्वास की काफी कमी थी। आपस में ये सभागार के सदस्य एक दूसरे को द्वेष, ईर्ष्या की भावना से देखते थे। तो इस प्रकार से गणराज्य धीरे धीरे ये संस्थागार कमजोर होता गया, और कमजोर होने का कारण है कि टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा। तीसरा बात करें कि गणराज्यों की कमी का जो तीसरा कारण था वो था गुटबंदी के कारण। गुटबंदी की यानी गुटबंदी होने लगी, तो गुटबंदी के कारण विभिन्न दलों के जो नेता हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, नेता। तो नेता गणराज्य के हितों को भूल गए। कहने का मतलब है कि ये अपने अपने मतलब भूल गए कि भाई मतलब कहने का मतलब जैसे एक पार्टी होती है, एक पार्टी और पार्टी के नेता का काम होता है कि भाई हमें उस गण के राज्य के यानी राष्ट्र के लिए काम करना। लेकिन ये जो गुटबंदी की वजह से, जैसे आज के समय पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो देश हित का काम भूलकर अपने फायदे के लिए अपनी जोली भरना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने हितों को भूल गए। ठीक है, और अपने हितों को भूलकर मतलब क्या कहते हैं, गणराज्य के हितों को भूलकर स्वार्थी हो गए। क्या हो गए, स्वार्थी हो गए। और ये स्वार्थ ही वजह बनी गणराज्य के पतन के कारण। इसके अलावा देखा जाए तो गणराज्य कुछ नागरिक एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह कर लेते थे। गणराज्य के कुछ नागरिक अपने निजी स्वार्थ के लिए देशद्रोह कर देते थे। क्या करते थे, देशद्रोह, यानी अपने राज्य की कुछ चीजें दुश्मन वाले देश को बता देना। यानी कुछ होते ना कुछ नागरिक जो अपने फायदे के लिए दूसरों को लाभ दे देते हैं,
दूसरों को बता देते हैं पोल। तो इस प्रकार से देशद्रोह है वो होने लग गया था, नागरिकों में अपने गणराज्य के प्रति एकता का भाव नहीं रह गया था। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर जो बताऊँ फिर इसके अलावा तो मगध जैसे शक्तिशाली, मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु देशों ने फूट डालकर गणराज्यों को कमजोर एवं, यानी गणराज्य को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। ठीक है, और कमजोर करने का ये बस ये ध्यान रख दीजिए, कमजोर कर दिया, और कमजोर करने के बाद धीरे धीरे गणराज्य बिखर गए। तो ये बड़े बड़े जो गणराज्य हुआ करते ना मगध जैसे राजतंत्र, उन्होंने गणराज्य को अगले मैं कहते धीरे धीरे कमजोर कर दिया, बिखेर दिया और फिर अपने अंदर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम बात करें तो ये सब चीज जरूरी था कि इन्होंने क्या किया, यानी जो एक होता है ना गोपनीयता, गणराज्य जो होते थे इनकी गोपनीयता इनके मध्य अभाव था, यानी गोपनीयता के लिए संभव नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो गणराज्य जो थे, जैसे मान लीजिए अब आज के समय लोकसभा या जो संसद होती है वो जो भी काम करती है पूरी गोपनीयता से काम करती है। अगर कुछ चीजें लीक हो जाती है तो फिर वो संकट खड़ा हो जाता है। तो उस समय जो गणराज्य थे उनमें गोपनीयता का अभाव था, कोई भी चीज है वो जल्दी आउट हो जाती थी, विचार निकल आ जाते थे, तो फिर ये व्यवस्था कमजोर हो जाती। कभी कभार गोपनीयता रह भी जाती थी तो लंबे समय तक नहीं टिक पाती थी। तो फिर क्या करते थे, दुश्मन देश जो थे जैसे राजतंत्र थे वो उनकी गोपनीयता के बीच फूट का लाभ उठाकर उसके ऊपर हावी हो जाते थे, उसको लूट लेते थे। ठीक है ना, और यही बात यहाँ पर देखा जाए लास्ट पॉइंट में, तो 7वां पॉइंट है मगध जैसे राजतंत्रों ने गुप्त सरों का जाल बिछाया हुआ था। यानी जो बड़े बड़े राजतंत्र थे उन्होंने उनकी गुप्त सर बैठाए हुए थे कि जैसे कोई गणतंत्र कमजोर हो जाए उसको हड़प लो। तो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजतंत्रों के इस भूख और साम्राज्यवाद के कारण धीरे धीरे गणराज्य समाप्त हो गए। ठीक है, और बड़े राजतंत्र का उदय हुआ। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पार्ट 3 में महाजनपद के युग को समाप्त करने के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो बता दी है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा और ऑन द टाइम जब भी क्लास लगती है तो ग्रुप में जरूर भी जाइएगा। थैंक यू सो मच। दोबारा आपसे मिलते हैं आपकी क्लास के लिए। लव यू गाइस।